नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी के नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को घोषणा की कि गठबंधन का घोषणा पत्र मंगलवार को जारी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बताया कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर से बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार की रूपरेखा भी शामिल होगी। फेसबुक लाइव के दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि छठ पर्व के दौरान बिहार आने के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जबकि पूरे देश में कुल ट्रेनों की संख्या ही लगभग 13,000 है। तेजस्वी ने कहा कि लोगों से इतने झूठ क्यों बोले जाते हैं? बिहार के लोगों को भरी ट्रेनों में जानवरों की तरह सफर करने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? उन्होंने बिहार वासियों से अपील की कि वो वोट डालने के बाद ही बिहार से बाहर जाएं और एनडीए सरकार को सबक सिखाएं। देश भर में एसआईआर के तहत अब मंगलवार को ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। यह एसआईआर का दूसरा चरण है। इस चरण में उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिनमें 2026 में चुनाव है। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन इसमें असम का नाम नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में वोटर लिस्ट के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। तो सवाल है कि जिस असम में बीजेपी सबसे ज्यादा घुसपैठिए का मुद्दा उछालती रही है और सबसे ज्यादा अवैध वोटर का आरोप लगाती रही है, उस राज्य के लिए ही एसआईआर की घोषणा अभी क्यों नहीं की गई? वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि एसआईआर के इस दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में शुरू होगा। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए एसआईआर की घोषणा की गई है। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा नहीं की। चुनाव आयोग द्वारा घोषित एसआईआर का विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दल डीएमके और टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया। डीएमके ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया, जबकि टीएमसी ने चुनाव आयोग को अत्यधिक समझौतावादी बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सीपीएम ने भी इसे मनमाना कदम ठहराया है। ये विवाद बिहार में हाल ही में एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के नाम काटे जाने के आरोपों से पैदा हुआ। बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्ष की आलोचना की। यह फैसला 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्षी दल असंतुष्ट आत्माओं का झुंड और पाखंड की मास्टर क्लास बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि एसआईआर वोट चोरी के लिए है, संविधान के खिलाफ है और इसे नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यही दल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एसआईआर की मांग भी कर रहे हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आने वाले चुनावों में हार की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं और एसआईआर को बहाना बना रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में हैं। खबर है कि उनका वोटर लिस्ट में 2 राज्यों यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में नाम दर्ज है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में उनका पता 121 कालीघाट रोड बताया गया है, जो कि टीएमसी के दफ्तर का पता है। यही इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर है। प्रशांत किशोर ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया था। वोटर लिस्ट के मुताबिक उनकी पोलिंग स्टेशन का नाम सेंट हेलेन स्कूल, बी रानी शंकरी लेन बताया गया है। वहीं बिहार में भी उनका नाम जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मतदाता सूची में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन किया। पासवान ने घोषणा की कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 में जब वो अकेले चुनाव लड़े थे तब भी एनडीए ने सरकार बनाई थी और अब तो एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और ये 5 दलों का एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है। कर्नाटक पुलिस ने आरएसएस नेता कल्लड्का प्रभाकर भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
उन पर भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने का आरोप है। ये भाषण 20 अक्टूबर को दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर के पास एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। शिकायत के आधार पर 25 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ईश्वरी पदमुंजा ने आरोप लगाया कि भट्ट ने अपने भाषण में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सोमवार को पंजाब के बठिंडा की एक अदालत से मानहानि केस में जमानत मिल गई। कंगना ने अदालत में कहा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जो गलतफहमी हुई उसके लिए उन्हें खेद है और उन्होंने कहा कि हर माता उनके लिए सम्माननीय है। इससे पहले अदालत ने पिछले साल सितंबर में कंगना को खुद पेश होने का आदेश दिया था और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की याचिका खारिज कर दी थी। कंगना जब अदालत पहुंची तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरी अदालत परिसर को पुलिस बैरिकेड से घेरा गया था। ये मामला 2021 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक ट्वीट और रीट्वीट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 73 वर्षीय महेंद्र कौर के बारे में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, उल्फिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाएं लंबित हैं। ये सभी करीब 5 साल से जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं होती। पुलिस के पास जवाब देने के लिए काफी समय था। जस्टिस कुमार ने कहा कि 5 साल बीत चुके हैं, अब ये सिर्फ जमानत पर विचार का मामला है। शुक्रवार तक जवाब तैयार रखें। इन चारों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, सिद्धार्थ दवे और CU सिंह ने पैरवी की और अदालत से गुहार लगाई कि उनके मुवक्किलों को लंबे समय से न्याय नहीं मिल रहा है। उमर खालिद और अन्य ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 2 सितंबर को जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। छठ महापर्व का मंगलवार को आखिरी दिन है। 4 दिन का ये महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुआ था। आज उगते सूरज को उषा अर्घ्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का मुहूर्त सुबह 6:27 तक था। देश के साथ विदेश में भी छठ महापर्व मनाया जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही भक्त नदियों के किनारे पहुंचे हुए हैं, जहां पर सामूहिक उषा अर्घ्य दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से टोक्यो में मुलाकात की। साने ताकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ये मुलाकात व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही। साने ताकाइची ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि जापान की सेना को मजबूत करने की दिशा में तेजी से वो काम करेंगे। बताया जा रहा है कि ताकाइची अमेरिका को करीब $550 अरब के निवेश पैकेज की पेशकश कर सकते हैं। इस समझौते में जहाज निर्माण, अमेरिकी सोयाबीन, गैस और पिकअप ट्रकों की खरीद शामिल है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.